सभी को प्रणाम। मेरा नाम हार्दिक है और मैं भोपाल से हूँ। आध्यात्म से मेरा जुड़ाव सबसे पहले इस उद्देश्य से हुआ था कि एज अ स्टूडेंट मैं काफ़ी कंफ्यूज रहता था। काफ़ी सारे डिसीजंस जो हमें लेने होते हैं अपनी लाइफ में, विच इज़ कि कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, कौन सा करियर का स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए, कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, कौन सी कंपनी चूज़ करना चाहिए। ऐसे करके अनेक डिसीजंस हमें अपनी लाइफ में लेने होते हैं। तो हमेशा लोग बाग किसी से पूछ के या किसी की राय मशवरा करके ये डिसीजंस लेते हैं। मेरे पास भी यही ऑप्शन थे, बट हमेशा कहीं ना कहीं से एक ये रहती थी कि यार एक कोई डेफिनेटिव एक जगह होनी चाहिए जिसमें आपको आपके आंसर्स आइडिया लगे। तो मेरी जो ध्यान की शुरुआत है, या यूँ कहूँ जो आध्यात्म की शुरुआत है, मैं जॉब करता था। मुझे जॉब करते हुए करीबन 3-3.5 साल हो चुके थे। उसके बाद अचानक से मन में आया कि क्या लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी कि बस सुबह उठो, जॉब करो और बस वहाँ से आ जाओ, और जिस दिन छुट्टी हो उस दिन बस थोड़ा सा अपनी लाइफ जियो, उसके बाद में तो बस सिर्फ सुबह से रात तक जॉब। तो ये क्यूरियोसिटी और प्लस कुछ और क्वेश्चंस कि व्हाट इज़ मोर टू लाइफ। आई मीन इस ज़िंदगी में हमारे साथ के लिए और क्या है, क्या इसके मायने हैं, हम यहाँ पे क्यों आए हैं, मृत्यु के बाद क्या होगा, मृत्यु जैसी चीज़ भी अगर कुछ होती है, या पुनर्जन्म जैसी चीज़ क्या कुछ होती है, क्या हमारे पहले भी कोई जन्म हो चुके हैं, क्या ये जो प्रियजन हैं जो आज मेरे साथ हैं, जिन्हें मैं इतना प्यार करता हूँ, क्या ये एक समय के बाद मेरी ज़िंदगी में रहेंगे नहीं। और ये सारे जब भी प्रश्न या ये सारे विचार जब भी मेरे मन में आते थे, मैं बहुत डर जाता था। तो ऐसे करके अनेक प्रश्न चलते रहते थे अपने मन में। तो शायद इन प्रश्नों की तलाश के लिए, और शायद एक नॉर्मल रूटीन सी एक ज़िंदगी से आगे जाने के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी। उसके बाद मेरा एक बहुत ही फ़नी सा था विचार कि सारे के सारे जो आंसर्स हैं आपको हिमालय में मिलते हैं, तो जॉब छोड़ के सीधा हिमालय की ओर कूच करने का मेरा मन था। बट थैंकफुली मुझे ऐसा करना नहीं हुआ। मैं उस समय डॉक्टर SC जैन के माध्यम से मैं रेकी में जुड़ा। सबसे बड़ी चीज़ जो इस चीज़ ने मेरे को दी वो चीज़ थी कि एक खुद से जुड़ाव, एक जो भी हम अभी तक जानते थे उससे बढ़ के ये कुछ चीज़ थी। और सबसे बड़ी बात है कि इसने इस बात के ऊपर विश्वास दिलाया या ये एहसास कराया कि हमारी कैपेबिलिटीज़ भी जितनी हमने अभी तक जानी है उससे कई ज़्यादा है। तो यहाँ पे कई और लोगों से मेरा परिचय हुआ। उसके साथ ही साथ फिर मेरा यहाँ से मैं जुड़ा वंदना जी से। इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया शिव योग से। वहाँ पे भी काफ़ी मंत्र साधना और इन सब अलग अलग साधनाओं की पद्धतियों से जुड़े, जिससे काफ़ी सीखते गए। अनुभूतियाँ, अलग अलग अनुभूतियाँ कि आपने अभी तक जो कुछ भी फील किया है उससे बढ़ के कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, मेरी जो क्वेस्ट थी, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि करियर में जो गाइडेंस के लिए जो मैं हमेशा ढूंढता रहता था, मेरा जो प्राइम मोटिव था इस आध्यात्म से जुड़ने का, तो उसमें मुझे गाइडेंस मिलना चालू हुआ। अपने आप कुछ ऑप्शंस सामने आते गए, अपने आप जो ऑप्शंस मेरे लिए उचित नहीं थे वो हटते गए। और इस हिसाब से जीवन के हर पहलू में कहीं ना कहीं आध्यात्म से मुझे गाइडेंस मिलता गया। और ये वो शॉर्ट आवाज़ होती थी अपने मन के अंदर से, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता था, जिसमें कोई शक नहीं होता था। ये कुछ अनकन्वेंशनल से ऑप्शंस ज़रूर होते थे, जैसे कि अपनी एक बहुत अच्छी खासी जॉब को छोड़ के एक कोर्स करना एनवायरनमेंट में। मैं पहले होटल्स में जॉब करता था, वहाँ से एनवायरनमेंट में मास्टर्स करने जाना, और वहाँ से आने के बाद में किन्हीं या किन परिस्थितियों वश
एनवायरनमेंट का सेक्टर भी छोड़ के फैमिली की कोई ऐसी थी रिक्वायरमेंट्स, तो इसलिए फिर मैंने एग्रीकल्चर चूज़ किया। तो ये जो चीज़ें हॉप करना, इसका भी जो विश्वास है, ये मुझे कहीं ना कहीं आध्यात्म से, या यूँ कहूँ अपने अंदर से जुड़ने से ये मुझे शुरू हुआ। PSSM से जुड़ने की यात्रा एक ऐसी थी कि एक समय ऐसा आ गया था जब एक ऐसा अंदर से लगने लगा था कि और क्या है, साधना तो हम इतनी कर रहे हैं बट इसके आगे भी और कुछ है। अंदर से एक आत्मा की अंदर की आवाज़ आती थी कि और भी कुछ ढूंढना है। वो जो प्यास थी, जो ज्ञान के प्रति की जो प्यास थी, वो और बढ़ती जा रही थी। तो लॉकडाउन का समय था, 2021 में वंदना जी ने एक बार एक ऐसी लिंक फॉरवर्ड की जिसमें था, वो लिंक बुद्ध बनो की लिंक थी, जिसमें उन्होंने कहा कि सुबह ध्यान होता है, आप इसको करके ज़रूर अनुभव करें। जब पहली बार मैंने बुद्ध बनो का कार्यक्रम अटेंड किया, आखिरी के कुछ दिन शेष रह गए थे शायद उसमें, तो मुझे बहुत ही अलग अनुभूति हुई। इससे पहले मैं साधना ज़रूर करता था बट मन का भटकाव बहुत ज़्यादा रहता था, जो शायद उस दिन भी था। लेकिन कुछ समय या भटकने के बाद मैं यूँ कहूँ कि एक ऐसे समय आया जब मैं ट्रांस में चले गया, मुझे होश नहीं रहा। उसके पहले मैंने ऐसा बहुत ही कम, कभी एक आध इंस्टेंसेस पे फील किया था। तो उस दिन, जिस दिन पहले दिन मैंने बुद्ध बनो किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जितने भी दिन रह गए थे बुद्ध बनो के, मैंने वो कंटिन्यू किए। और सबसे बड़ी बात थी, वो जो ट्रांस की अवस्था थी, वो मुझे रोज़ के रोज़, शायद ध्यान के आखिर के कुछ मिनटों में ही सही, पर मुझे फील ज़रूर होती थी। तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव था। उसके बाद सेथ विजडम की वर्कशॉप अनाउंस हुई। उसकी रिक्वायरमेंट्स थी कि आपने 3 महीने का ध्यान किया होना चाहिए और आपने JTTP किया होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं कर पाया था, बट फिर भी शायद मास्टर्स की वो गाइडेंस थी या वो चाहते थे मैं ये वर्कशॉप अटेंड करूं। मैंने ध्यान में काफ़ी कम समय जुड़े होने के बावजूद भी मुझे सेथ विजडम में अलाउ किया उस वर्कशॉप को अटेंड करने का। और वो जो अनुभव था वो बहुत ही अद्भुत अनुभव था। इतनी ज़्यादा तीव्र ऊर्जा मैंने शायद कभी इससे पहले महसूस की नहीं थी। कि सेशन अटेंड करते करते वो जो ट्रांस की जो अवस्था जो होती थी वो बहुत लंबी हो जाती थी। कभी कभार तो इतनी कि ज्ञान के सत्र के लिए शायद अंदर जान ही नहीं रहती थी कि उस समय मैं सुन सकूं। सुनता था, लेकिन एक बार और, जैसे कि उसमें कहा जाता था कि एक बार और आप उसको सुने, तो वो सुन के बहुत कुछ उसके बाद उससे सीखा। उसके बाद में JTT के बाद में एसेंशन, न्यू एनर्जी, ये सारी वर्कशॉप्स की और बहुत बहुत अनंत का ज्ञान मैंने वहाँ से लिया। तो ये तो थी ज्ञान की बात। ध्यान में बहुत अच्छे अनुभव हो रहे थे। करियर में जिस हिसाब से अपन जो सोचा था कि जीवन इस हिसाब का होना चाहिए कि मैं अपने माता पिता के साथ में घर पे रहूं और यहीं पर रह के कुछ काम ऐसा कर सकूं जिसके लिए मैं उनके साथ में भी रह सकूं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा जैसा अपन ने प्लान किया था वैसा वैसा कहीं ना कहीं जीवन रूपांतरित होते जा रहा था। ऐसी घटनाएं सामने होती जा रही थी कि जो जो अपन ने सोचा था, जो जो जीवन के लिए प्लानिंग की थी, वो वैसा वैसा सामने होते जा रहा था। ध्यान में आनंद बहुत आ रहा था। इसके बाद में फिर अंदर से इच्छा हमेशा से जागृत होती थी कि सेवा के लिए या ध्यान के प्रचार के लिए, मैं यूँ कहूँ तो। लेकिन हमेशा से मन में एक झिझक थी, थोड़ा कैमरिंग का भी है, तो इस चक्कर में मन में हमेशा से रहती थी झिझक कि कैसे लोगों के सामने मैं बोलूँगा। खैर वो अलग बात है, इसने मुझे कभी रोका नहीं कि अगर मैं चले जाता था तो ज़रूर मैं लोगों से इंटरैक्ट करता था। मुझे लोगों से इंटरैक्ट करना, बात करना बहुत अच्छा लगता है। लोगों के अनुभव साझा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत सीखता हूँ लोगों के अनुभवों से। बट कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने कहा, मन में हिचकिचाहट तो रहती ही है। पर एक बार वंदना जी के द्वारा मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई। उन्होंने कहा कि वह जेल में एक सेशन लेने जा रही हैं
और जैसे ही मुझे उस बात का मालूम चला तो मैंने कहा कि क्या मैं भी उसमें आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ, आप हेल्प करने के लिए अगर आप आना चाहें तो आप ज़रूर आएँ। तो इस हिसाब से वो यात्रा चालू हुई 40 दिन के ध्यान सिखाने की, जिसमें ध्यान तो वंदना जी करवाया करती थी, प्लस उसके साथ में जितना भी ज्ञान इन अलग अलग वर्कशॉप से हमने लिया था उसको कितना सिंप्लीफाई करके, कितना आसान शब्दों में मैं लोगों को समझा सकता था, मेरा उसमें ये एक बहुत बड़ा क्वेस्ट था। तो मैं जाता, अपनी जितनी भी चीज़ें थी मैं उस चीज़ को लिखता, मैं वंदना जी से इसको डिस्कस करता कि कैसे आसान से आसान और सरल से सरल भाषा में, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 मिनट में, ताकि लोग बाग भी उससे बोर ना हो। तो उस चीज़ में हम लोगों ने उन्हें वो, क्योंकि शुरू में हमें ये नहीं मालूम था कि किस हिसाब से हम इस वर्कशॉप को जाए। टू बी ऑनेस्ट, हमारे मन में सिर्फ इच्छा थी, हमने इसके लिए ज़्यादा कुछ प्लानिंग नहीं की थी। शायद ये मास्टर्स की ही इच्छा थी जिसके लिए हम वहाँ पे गए थे, और ऑनेस्टली हम उनके गाइडेंस पे ही थे और पूरे उनके गाइडेंस पे ही हम चल रहे थे। धीरे धीरे जैसे जैसे हमने ध्यान का सत्र लेना शुरू किया, दिन आगे जाते गए, मास्टर्स की गाइडेंस अपने आप ये आती गई। 2-3 दिन ध्यान करने के बाद अपने आप हमें मन में यह ख्याल आया कि हमें उनके साथ में इतना जो अनंत का ज्ञान जो हमने लिया है उसको हमें शेयर करना चालू करना चाहिए। तो वो हमने शेयर करना शुरू किया। उसके बाद ये वाली चीज़ आई कि पिरामिड की एक छोटी सी वर्कशॉप वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जाए, जिससे पिरामिड के लिए उनको इंट्रोड्यूस किया जाए या पिरामिड एनर्जी से उनका परिचय करवाया जाए। तो पिरामिड की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की गई। पूरे 130 पार्टिसिपेंट्स जो वहाँ पे थे उन लोगों ने उसमें पार्ट लिया। सबकी इंडिविजुअल कार्डबोर्ड से बनी हुई कैप्स लोगों को आई, जो वो बड़े चाव से रोज़ के रोज़ ध्यान में लगा के आया करते थे। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद में हम लोगों ने उनके साथ में, जैसे कि उनका इंटरेस्ट इंक्रीज़ होते हुए देखा, तो हमने उनके साथ में बुक शेयर करनी चालू की। जो सज्जन सांगत्य का जो पत्री जी बोलते हैं, तो हम कोशिश करते थे संडे के दिन, क्योंकि वैसे दिन तो सबको काम पे जाना रहता था, उनका भी एक शेड्यूल रहता है जेल में, तो संडे के दिन हम ये कोशिश करते थे कि थोड़ा बहुत समय जितना भी हो सकता था हम उनके साथ में उनकी जो क्वेरीज रहती थी उसको हम एड्रेस किया करते थे। तो ये तो रही उनकी उसकी बात। बट अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो जैसे ही हम लोगों ने ध्यान का वो प्रचार करना चालू किया, एक बहुत ही अलग अनुभूति अंदर से चालू हुई। मतलब एक मंथन सा अलग से अंदर शुरू हुआ, इसमें बहुत कुछ अंदर से निकला, और एक मतलब एक मनस्थिति जिसे शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ऐसे अंदर से क्या कहना चाहिए कि विचार आते थे, भाव आते थे कि कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों में पहुंचाया जाए, इन लोगों की कैसी कंटिन्यूटी रखी जाए। और एक बहुत ही अलग एक ये अनुभव था जिसको शायद मैं शब्दों में मैं नहीं कह पाऊँगा। मुझे ऐसे कभी कुछ चीज़ें दिखती नहीं हैं, बट हाँ, अंदर की जो ये अनुभूतियाँ हैं, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से मैंने अंदर से होता हुआ महसूस किया। उसके बाद यही वर्कशॉप आगे कंटिन्यू हुई। फीमेल वार्ड में भी जब वंदना जी जाया करती थी, हम मेल वार्ड में हम लोगों ने वो ध्यान कंटिन्यू रखा। उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी आई जिसमें उसके बाद यहाँ पे वर्कशॉप्स हुई, मास्टर्स का आना चालू हुआ। दीप्ति माँ आई सबसे पहले, उनकी एनर्जी में एक अलग, आई थिंक वही एक समय था जैसे जैसे मास्टर्स की एनर्जी में समय व्यतीत ज़्यादा से ज़्यादा करना चालू किया, जैसे जैसे वो आते गए। और ये यात्रा बहुत ही छोटी थी, 1 साल की अभी तक की मेरी PSSM की यात्रा है, और उसमें शायद मास्टर्स से भेंट करने की शायद पिछले 6 से 8 महीने में ही हम लोगों ने दीप्ति माँ से हम लोगों की भेंट हुई। उसके बाद 3 दिवसीय शिविर ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसमें भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से, बहुत चेंजेस अंदर से आए। उसके बाद प्रेमनाथ सर से हम लोगों की हुई मुलाकात, उनसे मिलके एक अलग, मतलब ऐसा लगता था हर एक मास्टर
के साथ में रहने के बाद या उनकी वर्कशॉप अटेंड करने के बाद अंदर से जैसे कुछ खुल गया है, कुछ एक नई अनुभूति अंदर से होती थी जिसके लिए मेरे पास में एक्चुअली में शब्द नहीं है। और फाइनली फिर जाके कुछ 1.5 महीने पहले एक और ये अपॉर्चुनिटी आई कि जुवेनाइल प्रोटेक्शन जो होती है, या यूँ कहूँ कि बाल सुधार केंद्र जो होते हैं, जहाँ पे जो जुवेनाइल्स होते हैं जिनसे कुछ एक गलती हो गई होती है और उनको वहाँ पे रखते हैं, तो वहाँ जाने की अपॉर्चुनिटी मिली। वो आई वुड से एक सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, बिकॉज़ बच्चों को किसी मतलब वो एक ऐसी मेंटल स्टेट में है जहाँ वो खुद ही इस बात का उन्हें आभास नहीं है कि उनसे गलती हुई है, और उनको जाके ध्यान सिखाना, और वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं क्योंकि वो अपने घर वालों से अलग है। उन्हें बस एक ही चीज़ चाहिए कि हम यहाँ पे क्यों हैं, हमें अपने घर वालों के साथ में जाना है। तो उनके मन में बहुत ज़्यादा एग्रेशन और बहुत ज़्यादा एक वो ढीठ होने की जो प्रवृत्ति होती है कि सामने वाला कुछ भी बोले मुझे नहीं सुनना है। तो एक बहुत ही अलग माइंडसेट जो मैंने कभी नहीं मतलब ये देखा, कभी नहीं जाना ऐसे एक माइंडसेट को। तो एक बहुत ही एक अलग चैलेंज सामने आया हम लोगों ने, पर फिर भी सिर्फ उससे कि ये मास्टर्स की ही कुछ एक इच्छा है जिससे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें ये मिली है, वहाँ हमने जाना चालू किया। बहुत मुश्किल था बच्चों को वो कॉन्सेप्ट लेकर आना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड के भी थे जो स्कूल भी नहीं गए थे। तो बच्चों को एक जो आप लालच दे सकते हैं ध्यान का कि पढ़ाई या ऐसे किसी चीज़ का, अनफॉर्चुनेटली उनको ये लालच भी नहीं दिया जा सकता था। तो कैसे उन तक ये ध्यान की इम्पोर्टेंस पहुंचाई जाए, कैसे उनको ध्यान में ल्योर किया जाए, कैसे उन्हें थोड़ी बहुत देर करवाया जाए, ये सारे प्रश्न मन में बहुत सारे होते थे। बट कहीं ना कहीं अंदर से सिर्फ एक गाइडेंस आया कि आप बस जाते जाओ, वहाँ पे चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। और वाकई में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ एक चमत्कार ही कह लीजिए इस चीज़ को, कि कंटिन्यूसली ध्यान में जाते जाते और सिर्फ ध्यान करते करते वो बहुत ही छोटी छोटी बातें उनको बताते हुए आज 40 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं हमें वहाँ जाते हुए, और उन लोगों में काफ़ी परिवर्तन है। वहाँ का जो प्रशासन है वो खुद बोलता है कि अब ये बच्चे काफ़ी शांत हैं, अब ये इतने ज़्यादा एजिटेटेड नहीं रहते हैं। वो बच्चे भी खुद हमसे ये बोलते हैं कि ध्यान से हम जुड़े रहना चाहेंगे। जितना और लोगों को शायद इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती, मैं ये तो नहीं जानता कि कितनी इन्होंने उनकी इम्पोर्टेंस समझी है, बट अगर ध्यान के एंड में अगर उनके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल ही रहती है तो आई थिंक वही एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन होता है। तो इस वर्कशॉप के भी दौरान मैंने ये चीज़ देखी कि एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन, और मैं ये कहूँगा कि दोनों जो वर्कशॉप्स हम लोगों ने जो की उससे एक जो सबसे बड़ी जो अनुभूति हुई वो ये होता है कि जब आप ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए आप जब बाहर जाते हैं, जब आप लोगों को ध्यान सिखाना चालू करते हैं, तो आपके मन के एक अलग ही भाव चेंज होने लगते हैं। आपके मन में वो करुणा का भाव पता नहीं कहाँ से अपने आप ही जागृत होने लगता है। एक वो अनकंडीशनल लव अपने आप ही फैलने लगता है। एक वो जो एकत्व की भावना है कि हम भी वही हैं, सामने वाला भी वही है, थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं वो भी महसूस होने लगता है। जैसे कि हमने पहले भी सुना है कि आप अगर कोई भी चीज़ खुद पढ़ते हो तो आप कुछ सीखते हो, बट अगर आप वही चीज़ दूसरे को सिखाते हो तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके लिए और ज़्यादा सीखने की। तो वो चीज़ मैंने ध्यान में आके अनुभव की कि जब तक हम ध्यान की हमने कार्यशालाएं की तब तक तो हमने बहुत कुछ सीखा ही, पर जब ध्यान का प्रचार करना शुरू किया तब एक अपने अंदर एक अलग ही परिवर्तन महसूस किया जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसलिए अब ये समझ में आता है कि अत्री जी ने क्यों इतना ज़्यादा ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए भी इतना इंसिस्ट किया है सब लोगों को। अत्री जी के साथ के अगर मैं अपने अनुभव शेयर करूं तो मैंने उन्हें बैंगलोर में अभी बुद्ध पूर्णिमा का जब
फंक्शन था, मैंने वहाँ पे उनको देखा दूर से। मैं जब ऋषिकेश में महायोग ध्यान कुंभ में गया था, वहाँ पर भी मैंने उनको देखा। बहुत सारे लोगों से हमेशा घिरे रहते थे, बहुत एक्सेसिबल थे, बट मालूम नहीं क्यों हमेशा मन से ऐसा लगता था कि अरे इतनी क्या जल्दी है, सर कहीं जा तो नहीं रहे हैं। जब वो थोड़े से और ज़्यादा रिलैक्स्ड रहेंगे, शायद अगर मैं कहूँ तो मैं उस समय उनसे जाके ये मिलूँगा। तो एक वो छोटा सा मन में एक वो रह तो गया कि शायद एक पर्सनली मैं उनसे मिल नहीं पाया। देखा ज़रूर दूर से उनको, बट मैं पर्सनली उनसे मिल नहीं पाया। लेकिन एक चीज़ है कि गुरु को मैंने हमेशा एक तत्व के रूप में ही जाना था। ये जाना था कि गुरु एक तत्व है, एक इंसान नहीं। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा लगाव मैंने कभी भी महसूस किया नहीं था कि ये ऐसा कुछ है। बट एक बहुत ही अलग अनुभूति हुई कि अत्री जी के देह त्यागने से पहले 1-2 दिन पहले से ही कुछ ऐसा हो रहा था कि हमारा अंदर से कुछ एक बेचैनी सी कुछ हो ही रही थी। मालूम नहीं चल रहा था क्यों, बट ऐसी ये हो रही थी। 25 तारीख को सुबह थोड़ी सी ऐसी खबर लग गई थी कि शायद ऐसा हो सकता है। जब मेरे को पहली बार ये मालूम चला तो मैं बहुत ही कैजुअल था उस चीज़ के बारे में। मैंने कहा हाँ तो क्या हुआ, सर ने अगर देह त्यागा भी जब कभी भी तो उससे क्या हुआ, सर तो हमारे साथ में हमेशा ही है। वो तो सूक्ष्म रूप में जब भी उन्हें ध्यान में हम इन्वोक करते हैं वो तो आ ही जाते हैं। तो अगर सर ने देह त्याग कर भी दिया तो क्या हो जाएगा। तो मैंने उस समय शायद मैंने उस चीज़ की ग्रेविटी को समझा नहीं। बट जब शाम को मैंने मैसेज ये देखा कि सर ने फाइनली अपना देह त्याग कर दिया है, उसके बाद पहली बार मैंने शायद अत्री जी से इतना ज़्यादा जुड़ाव महसूस किया। ऐसा लगा कि जैसे कुछ खाली सा हो गया है, इतना खालीपन। और मैं रो दिया उसके बाद में। जब अत्री जी की महासमाधि अगले दिन हो रही थी, सबके सब यही बोल रहे थे कि यह एक उत्सव है, किसी को रोना नहीं है, सबके सबको हंसना है, सब कुछ है। मैं वीडियो ऑन था, लाइव चल रहा था, बट मैं ध्यान की ही अवस्था में था, मैं वो देख नहीं सकता था। एंड एक्चुअली में उस समय मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। उस समय पहली बार जीवन में मैंने अत्री जी से इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी महसूस की थी। और उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि कितना ज़्यादा वो हमसे जुड़े हुए थे, भले ही चाहे मुझे उस चीज़ का आभास नहीं था। और उनके जाने के बाद मेरी अनुभूतियाँ और ज़्यादा इंक्रीज़ होती गई। दिन प्रतिदिन जब 40 दिन का वो ध्यान चल रहा था और 25 तारीख के बाद वो अखंड मौन ध्यान उत्सव जो चलता था 10 से 12, मैं कोशिश करता था रोज़ के रोज़ उसको अटेंड करने की। किन्हीं कारणवश नहीं भी हो पाया कुछ दिनों तक, पर हर एक दिन कुछ ना कुछ अनुभूति होती थी। और 40वें दिन, जिस दिन उसका अंतिम दिन था, उस दिन ऐसा लगा कि कुछ एक बहुत भार था अंदर, जो एकदम से एक झटके के रूप में मेरे अंदर से रिलीज़ हुआ। तो अत्री सर के रहते हुए तो शायद मैंने उनसे इतना जुड़ाव महसूस किया नहीं, बट उनके जाने के बाद हर पल, हर क्षण, हर दिन मैंने उनको पाया है अपने अंदर, अपने एक एक कण में, अपने आसपास। और शायद ये बहुत ही एक ऐसा दिव्य अनुभव है जिसे बोल पाना तो बहुत मुश्किल है, बट हाँ सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जैसे एक इंसान या एक आत्मा जो एक शरीर में थी, वो अब अनंत है, कण कण में है, हम सबके साथ है और हमेशा रहेगी। धन्यवाद।